नमस्कार। जनता को जगाना, उनके शोषण के विरुद्ध लामबंद करना, अधिकारों के लिए उन्हें जागृत करना, शोषण के विरुद्ध खड़ा करना, ये एक अलग बात है। और इस सेवा को समाज सेवा में बदलना, ये दूसरी बात है। समाज सेवा से राजनीति द्वारा जनता के प्रति सेवा भाव रखना, ये बिल्कुल अलग बात है। और राजनीति के बाद आप स्वयं सत्ता और राजनीति का हिस्सा बन जाएं, ये बिल्कुल ही निहायत अलग बात है। कुछ इसी तरह का परिवर्तन हम आज़ादी के पहले जिन लोगों ने जनता को जागृत करने का प्रयास किया, फिर उन्होंने सत्ता में जाकर जनता की आवाज़ बनने के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और आज़ादी के पश्चात जब वो स्वयं सरकार बन गए, जब वो स्वयं सत्ता का हिस्सा बन गए, तब उनकी नीयत क्या रही, उनका आचरण क्या रहा, उनका कार्य करने का तौर तरीका क्या रहा? क्या वो उसी ब्रिटिश ढांचे पर काम करते रहे? ये आज के विषय का गंभीर चिंतन का दर्शन है। जिस ढांचे से वो लड़ते रहे, जिस शोषण के विरुद्ध वो हर वक्त आवाज बुलंद करते रहे, किसानों की, मजदूरों की, जनता की, गरीबों की, जो शोषित थे उन सब की, जो पीड़ित थे उन सब की, जब वो सत्ता में आ गए तो उन्होंने उन्हीं उपकरणों का, उन्हीं दमन चक्र, उसी शोषण का प्रयोग किया उन तमाम लोगों ने जिसके विरुद्ध वो सदियों तक, जिसके विरुद्ध वो सालों तक लड़ते रहे। स्वागत है आप सब लोगों का। मैं किंशुक शर्मा, इतिहास का खजाना किंशुक शर्मा की कक्षा पर शॉर्ट वीडियोस की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज का जो रहस्यमयी, जो अनसुलझा रोचक तथ्य में लेकर आपके सामने आया हूं, वो है आज़ादी के ठीक बाद राजस्थान में किसानों का प्रथम नरसंहार, पहला नरसंहार। सोच समझ के उन्हें टॉपिक लिया है। आज के इस दौर में जबकि कोविड से जनता त्रस्त है, गवर्नमेंट के मैनेजमेंट्स फेल हो गए हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनसे निपटने को लेकर सरकार के तौर तरीकों पर उंगलियां उठाई जा रही है। यह आज की बात है, यह आज़ादी के बाद 70 सालों की बात है। आज़ादी के ठीक बाद जब आबो हवाओं में, फिजाओं में स्वतंत्रता का रंग, मानवीय अधिकारों, नागरिक अधिकारों की खुशबू महक रही थी, तमाम उन किसानों को जिनके कंधों पर बैठकर, जिनका साथ लेकर उन्हीं के अपने नेता बने, किसान नेता बने, प्रजामंडल के विख्यात नेता बने, बाद में सरकार का हिस्सा बने, खुद सरकार बन गए, जब वो सत्ता में आए तो उनका उन किसानों के प्रति क्या रुख रहा जिनकी सहायता से वो इस मुकाम तक पहुंचे। अब किसानों को लग रहा था कि देश हमारा है, सरकार हमारी है, नेता हमारे हैं, तो उन तमाम शोषणकारी करों को भी हटा दिया जाएगा, बाध्यताओं को भी समाप्त कर दिया जाएगा जिससे हम सदियों तक पीड़ित रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आवाज के बदले, मांग के बदले उन्हें क्या मिला? वही जो ब्रिटिश हुकूमत आज तक करती आई थी। मैं इसी लाइन के बाद इस शीर्षक को आरंभ कर रहा हूं और आप सभी सुधीजनों के ऊपर छोड़ रहा हूं तमाम पक्ष विपक्ष की आलोचनाओं को। सत्ता पक्ष, विपक्ष पक्ष का अपनी अपनी जो बात आज के संदर्भ में भी है, उन पर आप विद्वत जन हैं, आप स्वयं फैसला करिएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुवाना गोलीकांड की। ये बात है आज़ादी के बाद 21 जुलाई 1949 ईस्वी की, जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। अभी आधुनिक राजस्थान भी नहीं बना है, अभी एकीकरण का 5वां चरण बस पूरा हुआ ही है। यहां पर जो राज प्रमुख हैं, जिसको आप बृहत्तर राजस्थान संघ कहते हैं, वो जयपुर के नरेश सवाई मान सिंह जी कछवाहा हैं। इस समय जो सरकार है
वो पंडित हीरालाल शास्त्री जी की सरकार है, जो प्रख्यात कांग्रेसी नेता हैं। किसानों को, जनता को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यद्यपि हीरालाल शास्त्री जी पहले भी घिर चुके थे। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के रूप में 1942 में जब आपने जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष पद पर रहते हुए समझौता किया था। किसान, ये बात है भीलवाड़ा जिले में सुवाना गांव की। किसान 21 जुलाई की सुबह सुबह सिवाना के अंदर एकत्रित हुए। वे किसान जो इन नेताओं की सबसे बड़ा आधार स्तंभ थी, सबसे बड़ी ताकत थी। लेवी कर की समाप्ति की मांग कर रहे किसानों पर सवाई मानसिंह द्वितीय के काल में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की सरकार ने बड़ी ही बेरहमी से, क्या कहूं, डायर की याद आ गई शायद, एक गोलीबारी करवाई गई। बिना सरकार के आदेश पर सहमति के पॉसिबल नहीं था कोई भी पुलिस वाला। 21 किसान इस गोलीबारी में मारे गए। 21 किसान। अभी शायद आजादी के बाद की खुशियां शायद अभी पूरी नहीं हुई थी, उसके पहले किसानों की चीख पुकार इस देश में, इस रजवाड़े में मची। मातम मन गया, मातम परस गया। और इस पसरे हुए मातम के दौर में संभवतया इन नेताओं को ये इतनी सी भी शर्म लज्जा नहीं रही कि हम किन किसानों पर गोलीबारी करवा रहे हैं, किन किसानों को मार रहे हैं। अन्नदाता हैं, अन्न उत्पादक हैं। क्या इनका यही हाल है कि इनके बच्चे फौज में भर्ती होकर सीमाओं की रक्षा के लिए, आप और मेरी रक्षा के लिए मरते रहे, और ये इन नेताओं के सामने अपनी मांग भी नहीं रख सकते? कुछ घंटों के अंदर 21 लाशें बिछा दी गई। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने इस गोलीकांड के लिए कांग्रेसी नेताओं को जिम्मेदार माना। आप गौर से देखिएगा, कांग्रेसी मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने इस गोलीकांड के लिए कांग्रेसी नेताओं को ही जिम्मेदार माना। लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिएगा, आलम देखिएगा। न तो कोई मुख्यमंत्री एवं न ही कोई कांग्रेसी नेता घटनास्थल तक पहुंचा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो समाजवादी नेता थे, प्रख्यात नेता थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने बड़े ही क्षुब्ध होकर, क्रोधित होकर, बिल्कुल क्या कहना चाहिए, गिल्टी फील करते हुए, जब उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि सुवाना के अंदर अपने अधिकारों की मांग कर रहे, लड़ भी नहीं रहे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे, कुछ करों की कटौती की मांग कर रहे किसानों पर गोलीबारी में 21 किसान शहीद हुए, मारे गए। तब जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 29 जुलाई 1949 ईस्वी को सुवर्ण दिवस मनाते हुए इस सुवर्ण जो किसान हत्याकांड किया गया था, उसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा वर्तमान का जो राजनीतिक हालात है कोविड-19 के अंदर, जहां त्राहिमाम मचा हुआ है, किसान अपनी मांगों को लेकर तमाम प्रकार के आंधी तूफान, गर्मी सर्दी में, खुले आसमान में हजारों की संख्या में दिल्ली के नजदीक बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लेकिन शायद केंद्र सरकार, शायद राज्य सरकार तक मेरी ये बात पहुंचे और आप सब फैसला करिएगा। जो इस मामले में आज के परिदृश्य में जो सत्ता और जो विपक्ष पक्ष है, उनके जो आरोप प्रत्यारोप हैं, इल्मदा समझते हैं तकरीरों से बदलता है जमाना। कातिबों ने फरमाया है कायदों से बदलता है जमाना। हाकिमों का कहना है कि हुक्मनामों से बदलता है जमाना। मगर मिजाज जहां बदलने को ये काफी नहीं होता। नसीहत देने वाले खुद बदलें तो बदलता है जमाना। वंदे मातरम।